खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। दीपक वोरा हमारे साथ रूस में पूर्व राजदूत रहे हैं, वो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जुड़ चुके हैं। थोड़ी देर में कर्नल दानवीर सिंह रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ होंगे, प्रोफेसर अंशु जोशी होंगी, यूएस मामले की विशेषज्ञ हैं, विजय सरदाना होंगे, अर्थशास्त्री हैं, वो हमारे साथ होंगे। मुमताज आलम रिजवी मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ ईरान समर्थन में अपनी बात रखेंगे। सबसे पहले दीपक वोरा साहब, मैं आपके साथ ही शुरुआत कर लेती हूँ। सर, अब क्या होगा आगे? मतलब हर सुबह कुछ और खबर, शाम में कुछ और खबर, कभी अरे सीज फायर हो गया, कभी कह रहे हैं अब तो खत्म। ये क्या चल रहा है सर? किसी एक की सनकीपन से पूरा देश, पूरी दुनिया जूझ रही है। राइट, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, थैंक यू वेरी मच। अभी मैं सुन रहा था जिस तरह से आपने प्रेजेंटेशन किया, इसीलिए तो हम कहते हैं दैट यू आर प्रैक्टिकली द बेस्ट इन द कंट्री एज एन एंकर। थैंक यू वेरी मच। अब मैं 3 टोपियां पहन रहा हूँ। अभी मैं अपने डोनाल्ड ट्रंप की टोपी, कोई नाराज हो वो उनका, दैट्स देयर लुक आउट। अब मैंने अपनी टोपी पहनी और मैं सुनता हूँ कि अमेरिका की 10% कैपेसिटी रह गई है, 20 रह गई है, 30% रह गई है, 1% भी ईरान को ठोकने के लिए बहुत है, वो बहुत नुकसान कर सकता है। उसकी मिलिट्री पावर इज अनराइवल। ट्रम्प ये क्यों कर रहा है? क्या चाहता है ट्रम्प? ट्रम्प चाहता था कि ईरान कभी भी न्यूक्लियर परमाणु हथियार ना बनाए, और दूसरी चीज हॉर्मूज को बंद ना करे। जबकि इसराइल चाहता था कि हिजबुल्लाह को मैं खत्म कर दूं लेबनान के अंदर। ईरान कहता है जो शांति समझौता है लेबनान भी उसमें शामिल हो। क्यों भाई? क्या आपकी क्या रिश्तेदारी है उनके साथ? इवन आई डोंट अंडरस्टैंड। ये मैं समझना चाहता हूं कि इस लेबनान के अंदर इतनी मोहब्बत क्यों है उसके साथ? तो बहुत दूर है ईरान से, उनको वहां पे ईरान ने इंटरफियर भी किया था, इतिहास अगर आप देखेंगे। क्यों क्यों वाई नाउ? दैट्स द फर्स्ट थिंग। जब मैं अमेरिकन टोपी पहनता हूँ, दूसरी फिर मैं ईरानियन टोपी पहनता हूँ। अच्छा, मुझ पे हमला किया है, अब मैं सारी दुनिया को सजा दूं और मुंह बंद कर, और अब मैं भारतीय टोपी पहनता हूं। भाई मेरी क्या गलती है? आप भिड़ो अमेरिका के साथ, आप भिड़ो इसराइल के साथ, मेरा क्या लेना देना इससे? मेरे तेल की कीमतें क्यों महंगी हो रही है? मेरा स्टॉक मार्केट क्यों गिर रहा है? ईरान को जो भी सहानुभूति मिलती थी कुछ देशों से, बेटा मेरे मानने से वो खत्म हो गई। एंड फाइनली ये ट्रंप ने नेटो समिट की साइडलाइंस में कहा है, अंकारा में, टर्की में, बीच में कहते रहे नेटो से कि आप हमारे साथ तो खड़े नहीं हो, जब आपकी जरूरत थी अरे आप जाओ छोले खाने, में अकेला जाऊंगा। ही इज इन दिस मूड। और फाइनली 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 कभी भी मौका लगे तो पढ़िएगा अमेरिकन कॉन्सेप्ट ऑफ मैनिफेस्ट डेस्टिनी। रब भगवान ने हमें इस धरती पर भेजा, ये मिड 19th सेंचुरी का टर्म है, मुझे इस धरती पर भेजा है सारी दुनिया को सुधारने के लिए। दैट इज माई मैनिफेस्ट डेस्टिनी। और जब अमेरिका फर्स्ट कहता है डोनाल्ड ट्रंप, ही इज एक्सप्रेसिंग द सेम फीलिंग, मैं दुनिया को सुधारूंगा, कोई माने ना माने, अब अच्छा, आपकी आप मर्जी है। आप आप मुझे ये बताएंगे सर कि इसमें किसकी गलती दिखती है? ईरान की गलती है, अमेरिका की गलती है? और फिर सीज फायर क्यों टूटा? सबसे बड़ा सवाल यही है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की उम्मीद बंध गई थी, चलिए कम से कम कैसे भी जाकर अब सीज फायर पे सहमति बनी है तो टिकेगा और अब स्थितियां ठीक हो जाएंगी। हर देश यही दुआ कर रहा था, भारत भी यही दुआ कर रहा था। ये क्यों हो गया सर? बातचीत की टेबल के बाद अचानक बमबारी तक कहां पहुंच गए? किनसे पूछा आपने? आपसे सर। बेटा जो 3 कमर्शियल शिप्स पे हमला किया वही कारण है। हमला करने की क्या जरूरत थी? पता नहीं। हमला करने की ये जरूरत थी कि जी आप लोग मेरे प्रोटोकॉल के क्या अनुसार नहीं जा रहे थे। आप कौन होते हैं प्रोटोकॉल तय करने वाले? बेसिकली दिस इज द क्वेश्चन दैट एवरीबॉडी इज आस्किंग। कोई मेरी तरह सीधा पूछते हैं, कोई घुमा फिरा के बड़ी उसको माइल्ड टर्म्स में पूछते हैं। रियलिटी यही है, ईरान ने इस फायर को, उसका उल्लंघन किया एज पर दी अमेरिकन कि आपने क्यों किया ये, और अब मैं आपको मारूंगा, और वो मार रहा है। और एक भी देश, बेटा प्लीज टेक इट फ्रॉम मी, नॉट वन कंट्री इज इन सपोर्ट ऑफ ईरान। पहली बार जब उन्होंने ईरान को मारा था अमेरिका ने, रमजान था, उसके बाद मुहर्रम था, अब जब जनाजा निकल रहा है उनके सुप्रीम लीडर का, तब वो मारो। ही डजंट केयर। वो वही करेगा जो वो सोचता है सही है। ये फाइनल थिंग, मॉरल जजमेंट्स और मॉरल डिस्कशन, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसके लिए एक ही चीज है, रॉ पावर, और वो उसका प्रदर्शन कर रहा है। बेटा ये समझ जाना चाहिए हमें। ठीक, होने मुमताज जी। मुमताज जी, शायद मुमताज जी तक आवाज नहीं जा रही। दानवीर जी, कर्नल दानवीर जी हमारे साथ है। सर, ये किसको इसके लिए रिस्पॉन्सिबल समझे? कौन है इसके लिए? क्योंकि दोनों एक दूसरे पर कह रहे हैं कि भाई ईरान कह रहा है कि उन्होंने समझौता तोड़ा, ट्रम्प कह रहे हैं कि आपने समझौता तोड़ दिया। कुल मिलाकर सच्चाई ये है कि जहां हम 20-22 दिन पहले खड़े थे, फिर से वहीं आकर खड़े हो गए, यानी वही सिचुएशन। अब वापस कैसे इससे हटेंगे? क्योंकि युद्ध शुरू कर देना बहुत आसान होता है, खत्म ही तो नहीं कर पाते सर। युद्ध खत्म ही नहीं हुआ था, और अगर इसको आप ढंग से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा।
जब लड़ाई शुरू हुई थी तो ट्रम्प के पास में इनिशिएटिव था, ये फौजी भाषा बोल रहा हूँ, इनिशिएटिव ट्रम्प के पास था और उसका तरीका बदली कर दिया उसने, पासा पलट दिया ईरान ने और इनिशिएटिव अपने हाथ में ले लिया। यानी कि पहले ट्रम्प मार रहा था ईरान में मनचाहे तरीके से, लेकिन वो फ्लिप किया ईरान ने और उसने अमेरिका के सारे बेसिस पर हमला किया। यहां तक कि जितनी एयर डिफेंस की मिसाइल्स अमेरिका के आर्सेनल में थी वो खत्म हो चुकी थी, उसको कोरिया और जापान से अपनी मिसाइलों को लेके आना पड़ा, एक्स्ट्रा एयरक्राफ्ट कैरियर वहां पर तैनात करना पड़ा, लेकिन ईरान काबू में नहीं आया। तो उसको समझ में आ गया कि अभी हमारी तैयारी मुकम्मल नहीं है, तो इसलिए ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, बातचीत और ये सब बेसिकली कुछ नहीं था, ये मेमोरेंडम ऑफ टाइम पास था। टाइम पास किया गया और इस टाइम पास के दौरान अपनी तैयारी कर ली, लेकिन खुद को एग्रेसर ना भी दिखाना, अपने आप को एग्रेसर नहीं दिखाना था। तो वो अपनी तैयारी करके बैठा हुआ था कि अगर तुम कुछ हरकत करोगे तो हम तोड़ देंगे, अगर नहीं करोगे तो ठीक है चलने देंगे जब जितना चल पाएगा। तो ईरान ने यहाँ पर गलती कर दी है, ईरान ने अपने कार्ड्स को ओवर प्ले कर दिया है और इसी मौके की तलाश में ट्रंप साहब थे और जैसे ही ईरान ने ये किया है, ताबड़तोड़ हमले करके ईरान को एक बहुत स्ट्रांग मैसेज ट्रंप ने दे दिया है। अब आगे इस रात को जो अब रात आएगी, इस पे हमला करते हैं कि नहीं करते, उससे पता लगेगा कि ट्रंप अभी कितने सीरियस है सीज फायर के बाद की दूसरी लड़ाई में। रिजवी साहब आप सहमत हैं इनकी बात से? रिजवी साहब है? रिजवी जी सुन पा रहे हैं आप? कोई नहीं सुन पा रहा है। हाँ, आवाज आ रही है मेरी रिजवी साहब? चलिए खैर, इनसे सारा कनेक्शन सही करवाइए, उसके बाद मैं आती हूँ। मैं विजय सरदाना जी, अब देखिए, अब बात ये है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये चीज़ है, मैं बहुत सीधे सीधे और आसान शब्दों में सब समझना चाह रही हूँ, क्योंकि आप सबके दिमाग में ये है कि ये बता दीजिए कि एक बार फिर से क्या हॉर्मुज़ पूरी तरीके से बंद होने की संभावना बढ़ गई है क्या? सबसे पहले आपको, सभी पैनलिस्ट और दर्शकों को मेरा प्रणाम। देखिए, हॉर्मुज़ खुला हो या बंद हो, प्रॉब्लम इस समय कंट्रीज की नहीं है। इस समय कोई भी इंश्योरेंस कंपनी जो शिपिंग में इंश्योरेंस करती हैं, वो रिस्क लेने को तैयार नहीं है। कोई भी शिपर रिस्क लेने को तैयार नहीं है। आज भी अगर आप बोल दें कि साहब हॉर्मुज़ खुला है, आप चले जाओ, कौन रिस्क लेगा? तो ये जो बंद हो रहा है, जो ट्रैफिक नहीं मूव कर रहा है, इसमें मिलिट्री से ज्यादा जो शिपिंग इंडस्ट्री है, जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री है, उनका रोल है। जैसा कि हमने देखा कि जो भी अटैक हुए हैं, नुकसान अल्टीमेटली किसका होता है? शिप ओनर्स का और इंश्योरेंस का। हम तो हथियार बनाते ही गिराने के लिए हैं। ईरान ने मिसाइल्स बनाई इसीलिए कि दूसरे। यानी विजय जी, मुझे जरा ये बताइए, भारत पे क्या असर होगा? मतलब आप ये कह रहे हैं कि अभी तक तो वैसे भी सिचुएशन वैसी ही थी और अभी भी वैसी ही है? बिल्कुल वैसी है, और भारत पे वही होगा। अगर आपके पास ईंधन नहीं है, फ्यूल आपको नहीं मिल रहा है, फर्टिलाइजर आपको नहीं मिल रहा है, इंडियन डायस्पोरा वहां पे जीसीसी कंट्रीज में है, आपको वहां से रेमिटेंस आना है, आपका काफी हद तक एक्सपोर्ट वहां जाता है, तो आपको तो इकोनॉमिक चोट पड़नी। तो ये बात तो क्लियर है, और जो पहले चल रहा था वो स्थिति कंटिन्यू करेगी। नहीं तो क्या इससे निपटने के कोई प्रयास आपको लगता है भारत सरकार ने किए हैं? क्योंकि ये स्थिति तो कहीं संभलती दिख नहीं रही है, पता नहीं कब सिचुएशन सही हो। अब सवाल मेरा इस पर एलपीजी को लेकर भी है कि जिस तरह का संकट अभी हाल फिलहाल हमने एलपीजी को लेकर देखा, क्या वैसी सिचुएशन फिर आ सकती है क्या सर? बिल्कुल आ सकती है। और मजे की बात, इस बात को समझिए ना, आप हर चीज में ईरान क्यों देखते हैं? ईरान के पीछे चाइना और रशिया भी है। इस समय पहली बार ऐसा हुआ है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, अमेरिका अकेला युद्ध में उतरा है। और जिसको कहा जाता है ना कि अब ऊंट आया पहाड़ के नीचे, समय चाइना और रशिया, उन्होंने ईरान को पूरा समर्थन दिया है टेक्नोलॉजी और बाकी ऑप्शन में कि किस तरह से हम काबू करें। और इस समय अगर आप देखेंगे तो ये स्ट्रेटेजिकली चाइना को सूट करता है, रशिया को सूट करता है, क्योंकि अगर ईरान का वॉर यहां से खत्म होता है तो यूक्रेन पे प्रेशर पड़ेगा जो रशिया के लिए घातक है, और दूसरी तरफ
अगर आप देखें तो ओवरऑल साउथ चाइना सी में जो डेवलपमेंट हो रहा है वहां पे चाइना पे प्रेशर बढ़ेगा। तो ये सूट करता है सबको। और जहां तक बात है ईरान की, बैकडोर चैनल से काम हो रहा है। आपको प्रॉब्लम है क्योंकि हुर्मुज की बात है। ईरान का बॉर्डर 10 देशों से लगता है, लैंड रूट और कैस्पियन सी से व्यापार जारी है, वहां उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। शिप से भेज दीजिए, कार्गो सर हम अपनी से बात कर रहे हैं ना सर, सब मैं ये समझना चाह रही हूँ जो मेरा व्यूअर है भारत में रह रहा है, वो अभी ये 2 दिन 3 दिन पहले उम्मीद कर रहा था कि अब चलिए कम से कम क्रूड ऑयल कम हो रहे हैं, पेट्रोल डीजल के दाम कम हो जाएंगे। अब अचानक से पता चला कि लीजिए भाई साहब फिर सीज फायर ही खत्म हो गया। तो भाई मैं और व्यूअर जो है उनको तो यही समझना है ना कि अब क्या पेट्रोल डीजल फिर बढ़ जाएगा, एलपीजी की संकट आ जाएंगे, हम पे भारत पर क्या असर होगा सर? भारत पे असर नेगेटिव होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, पहली बात। दूसरा, अगर हम इस गलतफहमी में थे कि जो ये रेट नीचे आ रहे हैं ये वर्ल्ड मार्केट के रेट नीचे हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया में जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व है वो काफी हद तक खत्म हुए हैं। सब देशों को वो भरना है। जैसे ही स्थिति नॉर्मल होगी, डिमांड पहले से ज्यादा आएगी, रेट फिर बढ़ेंगे। तो ये जो टेम्परेरी ब्लिप था ये लॉजिस्टिक्स प्रॉब्लम्स के कारण था, क्योंकि डिमांड नहीं थी, सप्लाई थी, तो रेट गिर रहे थे। जैसे ही स्थिति नॉर्मल होगी, डिमांड बहुत तेजी से बढ़ेगी, हर कंट्री को अपना स्ट्रेटेजिक रिजर्व दोबारा रिफिल करना होगा। तो अगले 1 साल तक ये उतार चढ़ाव चलता रहेगा जब तक स्ट्रेटेजिक रिजर्व पूरे नहीं हो जाते। विजय जी, मैंने तो काफी उम्मीद के साथ आपसे सवाल पूछा कि कुछ तो आप अच्छी खबर इसमें दे देंगे। आपने एक के बाद एक वहां सीज फायर के बाद बमबारी हो रही है, आपने अपने शब्दों के साथ कर दी। आप ऐसे बता रहे हैं कि अभी कुछ संभलने वाला नहीं है। ये तो मतलब सर ये मतलब व्यूअर्स के लिए और सबके लिए ये मन में हो रहा होगा अरे अब क्या। तो अब कुल मिला के हम देखें कि भाई अगर युद्ध, हाँ ऐसा है मैडम, अगर सच कड़वा लगता है तो उसमें मेरी गलती नहीं। नहीं बिल्कुल सर आपकी गलती नहीं है। मैं ये चाह रही थी सर कई बार थोड़े से मिठास के उसमें लपेट कर भी अगर कड़वा सच बोला जाए तो मैं चाह रही थी 1-2 चीज तो अच्छी बताते, कुछ तो सर कुछ मतलब अब सब गड़बड़ी होने वाला आप ये कह रहे हैं। नहीं, गड़बड़ हमारे हाथ में तो यही है, हाथ में यही नहीं कुछ। हाँ करें, अपने घर में हम डिसिप्लिन लाएं, मेक इन इंडिया को स्ट्रेंथन करें। जो हमारे हाथ में वो हम करते नहीं। हम उम्मीद करते हैं ईरान सही काम करे, ट्रंप सही काम करे, इजराइल काबू में रहे। अरे अपना घर तो सुधारो यार। अच्छा जो अल्टरनेट हमने लिया है सर, हम रशिया से ज्यादा तेल खरीद रहे हैं, वेनेजुएला जा रहे हैं, क्या ये सब तरीके सर थोड़े से अच्छे तरीके नहीं है? इनसे कुछ सुधार होने की गुंजाइश दिखती है आपको? क्या चीज? ये जो रशिया से हम ज्यादा ऑयल ले रहे हैं, वेनेजुएला से ले रहे हैं, मतलब हमने जो अपने ऑल्टरनेट रास्ते खोजे हैं, आपको लगता है वो इनफ है या हमें कुछ और ऐसे प्रयास करने चाहिए? और अगर कोई और प्रयास है तो वो कौन से प्रयास होने चाहिए जो अभी करने चाहिए थे? देखिए, मेरा ये मानना है कि जहां से आपको तेल मिलता है आपको लेना पड़ेगा। इस समय रेट सेकेंडरी है, सप्लाई इंपॉर्टेंट है, पहली बात। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अब आपको पता है कि रिस्क कहां कहां है। जो आपका इस समय अल्टरनेट सोर्सेस ऑफ एनर्जी हैं, चाहे वो विंड पावर है, सोलर पावर है, एटॉमिक पावर है, इन पे फास्ट ट्रैक डेवलपमेंट पे काम करिए। हो सकता है अगले 2 साल आपको दिक्कत रहे, लेकिन टाइम बाउंड एक्शन प्लान तो बताए भारत सरकार की हम आत्मनिर्भरता की तरफ क्या कर रहे हैं। क्योंकि इतने आत्मनिर्भरता के प्रोग्राम आए हैं, ना तो उसमें कोई माइलस्टोन है, ना उसमें कोई टारगेट है कि किस तारीख को हम क्या अचीव करना चाहते हैं, सिर्फ स्लोगन है। तो जब तक हम अपने घर को नहीं सुधारेंगे, अपने काम करने को तरीको नहीं सुधारेंगे, तो दुनिया पे उम्मीद क्यों कर रहे हो? दीपक जी छोटा सा रिएक्शन सर, फिर बाकी मेहमानों के पास। मैं इतना कहना चाहता, मैं सुन रहा था इनकी बात, मैं भी इकोनॉमिस्ट हूँ बेटा। 24-25 अप्रैल को भारत में बिजली की डिमांड सबसे ज्यादा चली गई थी, 250 या 55 गीगावाट भारत के इतिहास में। हमारी उतनी कैपेसिटी नहीं थी कि हम कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज से करें। 1/3 85 गीगावाट सोलर एनर्जी। प्लीज एक्सेप्ट द फैक्ट कि सोलर एनर्जी में हम बहुत आगे निकल गए। आलोचना करना बड़ा आसान है, सच्चाई दूसरी है। मैं इतना मैं सर, लेट मी कंप्लीट सर, मैंने इंटरप्ट नहीं किया सर, लेट मी कंप्लीट। इजाजत दीजिएगा, इजाजत दीजिएगा सर। तो मैं इतना कहना चाहता था कि सूर्य ऊर्जा का हम प्रयोग कर रहे हैं, न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ हम जा रहे हैं, विंड पावर की तरफ जा रहे हैं। वी हैव अ क्रैश प्रोग्राम बेटा। और फिर तेल का हम यूज नहीं करते हैं बिजली के उत्पादन में, हम यूज करते हैं कोयले को, हम यूज करते हैं हाइड्रो पावर। इनका अगर आप ध्यान रखें तो आप देखेंगे कि वी आर केपेबल ऑफ डीलिंग विद एनर्जी शॉर्टेज। मैं तेल की बात नहीं कर रहा, मैं बिजली की बात। ठीक है रिजवी साहब, सुन पा रहे हो अगर आप, तो आपके हिसाब से ये समझौता क्यों टूटा सर?
देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अर्पिता जी। जी। मुझे लग रहा है कि अमेरिका की नीयत ठीक नहीं थी और अमेरिका नहीं चाहता था, और अमेरिका से ज़्यादा इजराइल नहीं चाहता था कि ये किसी तरह से समझौता हो। देखिए, अमेरिका में अभी मिड टर्म चुनाव होने हैं और इसके साथ साथ इजराइल में भी चुनाव होना है, और जिस तरह से ये आखिरी रसूमात जो प्रोसेशन अभी आयतुल्ला सैयद अली खामनाई साहब का निकला, और उसमें 100 से ज़्यादा मुल्कों के लोग, और ख़ास तौर से आपको पता है कि 13 मुल्कों को तो रोक लिया अमेरिका ने, लेकिन बाकी मुल्क नहीं रुक पाए, जिसमें सऊदी अरब, टर्की, कतर, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये सारे जो है वहां पहुंच गए ईरान में। तो इससे बड़ी किरकिरी हुई अमेरिका की, और अमेरिका ठीक है को सर। लगा ये तो हमारी डिफीट पे बहुत बड़ी चोट है, और हाँ। इसीलिए ये जानबूझ करके कराएगा। आप बताइए, अच्छा, जब ये क्लेम बताइए, ईरान ने नहीं किया। सीज फायर ऐलान होने के बाद किसने पहला हमला किया? नहीं, हमला कहाँ था? हाँ। क्या बुनियाद थी? एमयू जो हुआ था हाँ। उसकी क्या बुनियाद थी, क्या शर्तें थी कि भाई जो स्टेट ऑफ होर्मुज में जो हमारी टेरिटरी है उसमें हम जो है हमारा कंट्रोल रहेगा। हम फीस नहीं ले रहे हैं, कुछ नहीं ले रहे हैं, लेकिन हमें इन्फॉर्म करके आप जाइए। 60 दिन तक तो ये रहेगा ना, तो क्यों बगैर इन्फॉर्म किए? दूसरी चीज ये कि क्या ईरान ने ये क्लेम, आईआरजीसी ने या किसी ने ये क्लेम किया क्या कि ये अटैक हमने किया है? भाई पहले उसकी जांच कर लेते, लेकिन रात में हमला कर दिया अमेरिका ने। तो क्या वो हमला नहीं बड़े किया था हमले कर ईरान दिया, ने? और जिस ये तरह तीन से जहाज बार बार पर, चैलेंज कर रहा क्योंकि था। सर मैं ये जो पूरी स्थिति पहले जैसी क्यों नहीं बन पाई? मतलब हॉर्मुज पर पहले तो जा ही रही थी जो शिप्स थी, जहाज थे, फिर उसमें अरे कि तो इतना हर नियंत्रण, इतना नियंत्रण नहीं, सब पेच फंसाने की क्या जरूरत थी सर? एक समझौता हो गया था, रहने देते। 3 जहाजों पर हमला करके आपने भी आग में घी डालने मतलब वाला जब काम नहीं कर चाहे, दिया। नहीं एक मिनट पिताजी, जब चाहे अमेरिका अटैक कर दे, जब चाहे मार दे, जब चाहे जहाँ की सरकार पर, मतलब वो ठीक है। अरे बातचीत के दौरान ही तो 2 बार अटैक किया है भाई। एक बार जून 2025, 12 जून 2025, याद होगा आपको, बातचीत 5वें राउंड पे पहुंच चुकी थी अमेरिका और ईरान की। किसने हमला किया आप बताइए, और क्यों हमला किया था? फिर आ जाइए, अभी फरवरी में जो 28 फरवरी को अटैक हुआ, तो किसके दरमियान बातचीत हो रही थी भाई? सेकंड राउंड की बात हो गई थी, थर्ड राउंड की बातचीत हुई थी, क्यों अटैक कर दिया अमेरिका ने? और छोटा मोटा अटैक नहीं किया। आप बताइए, किसी मुल्क के आप सुप्रीम लीडर को मार देंगे, वहां के टॉप लीडरशिप को मार देंगे, वहां पे 168 बच्चियों को मार देंगे, और आप पे लोग भरोसा भी करते ठीक है, मैं जरा कैसे अमेरिका भरोसा का पक्ष करते भी रहेंगे? जानूं, अमेरिका का पक्ष भी जानूं। अंशु जी, इनका कहना है भाई आप जो नियम बना रहे हैं, नियम मानते नहीं हैं, आप जो सारी समझौते के तहत चीजें हुई थी उस तरह कर नहीं रहे। मान लीजिए ऐसा लगा कि 3 जहाजों पर हमला किया, तो एक बार बात कर लेते, ये हमला आपने किया, कैसे हुआ, आपने वहां जाके और अटैक कर दिया। तो यानी आप भी आग में घी डालने का काम दोनों ही तरफ से हो रही, फिर उसके बाद जो ज्वाला है उसमें से मैडम पूरी दुनिया जो है उसमें झुलस रही है। अर्पिता, निश्चित तौर पर इसमें कौन जीता कौन हारा, किसकी गलती है किसकी नहीं है से परे हमें एक और चीज समझनी चाहिए कि इसमें लगातार मानवता हार रही है। अमेरिका और ईरान के बीच के इस युद्ध को देखें, मैं लगातार कहती चली आ रही थी कि ये युद्ध बंदी नहीं हो पाएगी, इसके पीछे के कारण हैं। और जो ये तमाम 14 सूत्रीय 11 सूत्रीय एमओयू जो साइन किए गए दोनों देशों के बीच में, इसमें बहुत सारे प्रश्न चिन्ह रह गए। जैसे ईरान ने इसमें प्रॉक्सीज को, यानी कि हमास, हूती और हिजबुल्लाह को, उनसे संबंधित चर्चा को शामिल करने से मना कर दिया, जो कि पूरे पश्चिम एशिया की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। फिर इसमें जो प्राइमरी स्टेक होल्डर्स थे, इजराइल और खाड़ी देश, उनको पूरी चर्चा से दूर रखा गया। फिर इसके अलावा यदि हम देखें तो ईरान ने अपने न्यूक्लियर मैटर्स पे भी बातचीत नहीं की, सिर्फ तब जबकि अमेरिका ने सशर्त वो 300 बिलियन यूएसडी की एड देने की बात ईरान को की कि ये एड ईरान को तब मिलेगी जब वो वादा करे कि वो न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएगा, तब न्यूक्लियर हथियार ना बनाने की बात ईरान ने की। अदरवाइज जो बाकी के न्यूक्लियर मैटर्स हैं उनको ईरान ने ऑफ द टेबल रखा। अच्छा, इस युद्धबंदी को तोड़ा किसने? ये तो ईरान ने तोड़ा, और फिर इसकी जवाबी कार्रवाई अमेरिका ने की। और सबसे बड़ी बात अर्पिता कि आज तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान ने वेपनाइज करके रखा हुआ है, जिस पर सहमति बन गई थी कि इस रूट से जाएंगे, अब इधर उधर से जा रहे हैं, तो ईरान कह रहा है उसकी जिम्मेदारी थोड़ी लेंगे। मतलब जो नियम आपने बनाए उसी नियम का पालन नहीं कर रहे, तो हमला हो गया। और हमला हुआ भी तो एक बार पूछ लेते, अरे आपने ही किया है, गलती से हो गया, कोई कह रहे एक बार पूछ तो लेते। आप यदि अंतरराष्ट्रीय नियम और कानूनों की बात करेंगी तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक नेचुरली मेड सोर्स ऑफ वाटर है, उस पर ईरान कब्जा करने वाला होता कौन है? मेरा तो सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न ये है कि यदि आप अंतरराष्ट्रीय कानून की बात करें तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कोई देश ना तो टोल टैक्स लगा सकता है, ना अपना अतिक्रमण कर सकता है, ना उसको कंटेन कर सकता है। तो पहली गलती तो ईरान ने की यहाँ पर। जो ये एमओयू साइन हुआ उसमें इस बात का जिक्र था कि वो जो पूरी यथास्थिति, मतलब जो पहले स्थिति थी हॉर्मुज की, जहां से पहले आराम से, जिसमें कोई ईरान का कहीं पे भी नियंत्रण नहीं था, ये नहीं कि इतने किलोमीटर पे नियंत्रण है और इतने किलोमीटर पे नियंत्रण नहीं है,
उसमें इस बात का जिक्र था या ईरान ने ये बात उस समझौते में कही थी कि नहीं हम जो रास्ता देंगे जहाज उसी रास्ते से जाएंगे? आप मुझसे पूछ रही हैं जी अर्पिता? जी जी। इसमें बस ये एक पेज फंसा हुआ था। ईरान ने इस तरह की ना तो कोई बात की, और दूसरा ईरान ने एक और इसमें फीता जोड़ दिया था कि 2 महीने के बाद, अभी तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को वो खोल रहा है, लेकिन 2 महीने के बाद वो इस पे टोल टैक्स लगाएगा। और ये तो पूरी दुनिया के लिए चिंता का सबब बन गया था कि ईरान से यदि अमेरिका इस तरह का समझौता करता है तो अमेरिका होता कौन है ये बात मानने वाला, क्योंकि इस स्ट्रेट पर टोल टैक्स लगना बाकी की पूरी दुनिया के वेसल्स और कार्गोस के लिए बड़ी परेशानी का सबब बनने वाला था। तो पहले तो ईरान ने बहुत बढ़िया से इसको वेपनाइज किया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अपने नियंत्रण में लिया, और अब कह रहा है कि 2 महीने के लिए खोल के, वो भी सशर्त, उसके बाद ठीक है रिजवी साहब, एक आपका रिएक्शन। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं कि बहुत बड़ा परेशानी का सबब बन जाएगा। सवाल ये है कि जब अभी 60 दिन का वक्त था, इस दौरान नेगोशिएशन होती, बातचीत होती, ईरान तय करता कि किसको हम रास्ता देंगे नहीं देंगे। मसाल नहीं, ये ईरान क्यों तय करेगा, सवाल ये है। नहीं, क्यों नहीं तय करेगा? ईरान क्यों करेगा ये तय? क्योंकि जो पहले तो ये क्यों? स्थिति नहीं थी, युद्ध के बीच ये स्थिति बनी। अब ये क्यों कर रहा है कि ईरान तय करेगा ये नियंत्रण, ईरान तय करेगा कि हम टोल लेंगे? ये ईरान क्यों तय करेगा सर? अगर माइंस की बात है कि माइंस बिछे हुए हैं, हाँ अब मैंने आपको पॉइंट दे दिया, अब आप माइंस की बात करेंगे, लेकिन अभी तक तो आप नहीं, हम माइंस की बात नहीं कर रहे हैं। देखिए ऐसा है कि ओमान और ईरान, उनकी टेरिटरी में वो आता है, उनके हल्के में वो आता है, ठीक है, वो जो रास्ता है पूरा, तो अब उनके हल्के में आता है तो ठीक है। अब वो कह रहे हैं अब अच्छा अमेरिका कौन है कि यहाँ पे कब्जा कर लेगा? अमेरिका कौन है? अमेरिका यहाँ पे क्यों कब्जा करेगा? अमेरिका क्यों यहाँ पे हमला करेगा? अमेरिका यहाँ पे क्यों मारेगा? अमेरिका क्यों पाबंदी ईरान पे लगाए हुए? कोई इस पे क्यों नहीं बोलता? अमेरिका वेनेजुला में जाएगा, हुकूमत बदल देगा, अमेरिका नेपाल में हुकूमत बदल देगा, अमेरिका ईरान पे कब्जा कर लेगा, अमेरिका अफगानिस्तान पे हमला कर देगा। अमेरिका कौन है? दादा है, तानाशाह कौन है? बात कीजिए ना, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे अरे छोड़िए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, 47 साल से पाबंदी है ईरान पे, क्यों है पाबंदी? 47 साल से क्यों पाबंदी है? वो कह रहे आतंकवाद रोक दीजिए, वो कह रहे आतंकवाद रोक दीजिए। और बताइए, आज भी ट्रम्प कह रहे हैं सबसे बड़ा आतंकी देश है ईरान। सबसे बड़ा आतंकी अमेरिका है, सबसे बड़ा। वेनेजुला में क्या किया? क्या हमास हूती? अरे भाई वेनेजुला में क्या किया अमेरिका ने? क्या था? आतंकी हमला नहीं था क्या? वो अंतर है ना सर, क्या अंतर है? आतंकी कैसे ईरान आतंकी? हमें बताइए, समझाइए कैसे आतंकी है ईरान? अरे हमास को समर्थन कर रहे हैं, हूती को समर्थन कर रहे हैं सर, ये किसी को यहाँ एक्सप्लेन करने की जरूरत है क्या? अच्छा, सीरिया में किसको हुकूमत सौंपी है अभी? अमेरिका ने। ठीक है सर, ये मुद्दा है ही नहीं सर, ये मुद्दा नहीं है, हॉर्मुज को लेकर सवाल है सर। अल-शरा कौन है? 80 करोड़ रुपया इनाम घोषित किया हुआ था अमेरिका ने, उसको हुकूमत सौंप दी। यानी अमेरिका, अल-कायदा अमेरिका ने बनाया। दानवीर जी, मतलब ये अब तो ये लड़ाई हो गई, अब कह रहे हैं वो हम क्यों नहीं, ये दादा है क्या, ये फूफा है क्या? अरे इस तरह से 2 देश बात कर रहे हैं सर। ऐसा है कि दुनिया का ये नियम है, ताकतवर है, ये अपने एम्बेसडर साहब बहुत अच्छी तरह जानते हैं। अगर इनको तकलीफ है कि अमेरिका क्या है, तो जाके उखाड़ लीजिए, अपनी सरकार को बोल दीजिए जाइए और लड़िए, क्योंकि जिस तरीके से बातें कर रहे हैं लग तो रहा है कि ये तेहरान से आए हैं। और तेहरान से नहीं आए, लेकिन आप एक तरफा बात करिए। अच्छा, तो हमारे हाथ में हथकड़ियां बेड़ियां बांध करके भेज देगा, हम मान लेंगे। में सीखा हुआ तर्जुमा या आप हमें पेश ना करेंगे, अनपढ़ हैं आप। नहीं, अच्छा नहीं, चुप करिए। आप ये मेरे को बताइए, ये बताइए आप मेरे को कि ईरान आतंकवाद नहीं, ईरान आतंकवादी नहीं है। कहाँ आतंकवादी है? हिंदुस्तान ने ऐलान किया है। नहीं, हिंदुस्तान ने, अभी हमारा डेलीगेशन ईरान गया था तो आतंकवादियों की हिमायत में गया था। हमारे प्रधानमंत्री गए थे, आतंकवादियों की हिमायत में गए थे। नहीं, आप बताइए साहब, जरा सुन लीजिए ना, अपने पास रखिए। ये वो कह रहे हैं अगर आप में इतना ही गट्स है तो अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दे दीजिए जाकर। आतंकवादी है ईरान, तो हमारा डेलीगेशन अभी गया था ना, आयतुल्ला सैयद अली खामनाई साहब की, क्यों गया था? बताइए। आप मस्जिदों की बात करें, एक मिनट, दानवीर जी को रखिए। दानवीर जी, क्या ये आपके चाचा लगते हैं? क्या है ये? तुम्हारे चाचा है, मामा है, कौन है ये हूती हमास? काहे उनकी पैरवी कर रहे भाई? कौन हो तुम? वो आतंकवादी नहीं है क्या? फालतू की बातें कर रहे हो तुम यहाँ बैठ के टीवी पे। कहां से, कौन सी मस्जिद में जाके खुतबा सुन के आते हो मेरे भाई? अरे खुतबा नहीं सुन करके आते हैं, पढ़ के आते हैं। हमें जवाब दीजिए ना, हमें जवाब दीजिए ना साहब। उस पर आप बहस कर रहे हैं जिस पर बहस का कोई मतलब नहीं है। हूती हमास
हिजबुल्ला ये क्यों ऐसे फैला रखा था ये सबको सब पता है, उस पर हम इनके बात नहीं कर रहे हैं, उस पर हम बात नहीं कर रहे हैं। बात ये है आप यहाँ पर भी दादागिरी की बात कर रहे हैं कि हॉर्मुज पे हमारा नियंत्रण क्यों नहीं होगा, क्यों ना हम नियंत्रण रखे। आप ये दादागिरी वाली बात है ना सर। आप नहीं हमारी बात का जवाब दीजिए। विजय जी आ जाइए। हिजबुल्लाह को हिंदुस्तान आतंकवादी संगठन मानता है? कि खामेनेई एक मिनट, कश्मीर हिजबुल्लाह को को पाकिस्तान हिंदुस्तान का हिस्सा आतंकवादी बताते थे, इस पर संगठन इनका मानता है क्या क्या? स्टैंड है? अरे ये कमाल ईरान हो की गया। बात मेरी का मेरी समर्थन बात का करते हैं जवाब दे क्या? दिए, जितने लोग बैठे हैं सब मेरी बातों का जवाब दीजिए। कश्मीर क्या को हिजबुल्लाह पाकिस्तान का हिंदुस्तान हिस्सा बताया आतंकवादी है। संगठन मानता है? मुमताज आलम रिजवी, अगर आप अरे हमें भारतीय हैं, जवाब तो दे आप ये दीजिए बात ना। बताइए कि आप इस बात का खंडन करेंगे कि नहीं करेंगे? किसका? खामेनेई ने कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बताया था, उन्होंने इस्लामिक लेकिन देशों को खामनाई एक ने होकर हिंदुस्तान कश्मीर की को कहाँ आजाद कहाँ कराने मदद की बात की? की थी। आप कहाँ भारत के कहाँ हैं कि हिंदुस्तान ईरान के की? हैं? अगर आप भारत के हैं नहीं तो नहीं, खंडन जो कीजिए इस जो बात का। हिंदुस्तान के खिलाफ मौकिफ होगा इसका जवाब सरकार से लीजिए ना। सरकार ने अरे डेलीगेशन क्यों इसका भेजा? जवाब अभी आप दीजिए ना, टीवी सरकार चैनल ने पे खंडन डेलीगेशन कीजिए क्यों आप इस भेजा? बात का। खंडन कीजिए आप इस बात का। सरकार दुश्मन मानती है ईरान को कि दोस्त मानती है? आप हमें जवाब दीजिए। अरे आप ये बताइए ना अरे कि हमें जवाब खामेनेई ने दीजिए, कश्मीर सरकार को ईरान को पाकिस्तान का दोस्त हिस्सा मानती है कि बताया। दुश्मन इस मानती पर है? आपका स्टैंड क्या है? आप इस नहीं इस हम पर कह क्या रहे करेंगे? सरकार हिंदुस्तान तो आपके हिंदुस्तान लिए दोस्ती एक तोड़ सवाल दे। के सवाल हम भी अपना दोस्ती स्टैंड तोड़ क्लियर देंगे। करने की बात आ रही है तो वहाँ हम भी स्टैंड दोस्ती क्लियर नहीं तोड़ हो रहा देंगे। है। हिंदुस्तान दोस्ती तोड़े। हूती टेररिस्ट अरे भाई, ऑर्गेनाइजेशन है कि ठीक है, नहीं? चलिए मुद्दे से हम भटक रहे हैं, मुद्दे से भटक रहे हैं। ये मुद्दा है ही नहीं, ये है ही नहीं मुद्दा, ये मुद्दा है ही नहीं। विजय सरदाना साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं दीपक जी आपसे एक सीधा सा सवाल ये रखना चाह रही हूँ, मतलब कुल मिलाकर हम ये समझे क्या कि दोनों ही देश, ये अमेरिका और ईरान, दरअसल इन्होंने दो पैर पीछे इसलिए लिए ताकि अपनी अपनी तैयारी कर लें और उसके बाद हम फिर युद्ध में कूदें? क्या यही है सीधा खेल? ये सब दिखावा था, नाटक था, ड्रामा था? लगता तो मुझे यही है कि ये सीज फायर नहीं था, ये फटी कमीज फायर था कि बहुत सारे छेद थे उस कमीज के अंदर। ये जो मैडम जोशी कह रही है, एब्सोल्युटली एक्यूरेट। जब आपने हमला किया था 28 फरवरी को, जब इजराइल और अमेरिका ने, हॉर्मुज खुला हुआ था बेटा, उन्होंने ठोका उसको, उसके बाद उसने बंद कर दिया, दुनिया से बदला ले ली। अरे मारा आपको इजराइल और अमेरिका ने, दुनिया से क्यों बदला ले? दैट इज द बेसिक इशू। आप सीक्वेंस देखेंगे, पहले तो खुला हुआ था, सब जा रहे थे। अगर वो 28 फरवरी को हमला ना करता, शायद हॉर्मुज खुला रहता। दैट्स इन द रेल्म ऑफ स्पेक्यूलेशन। लेकिन आपने मारा और आपने हॉर्मुज को बंद कर दिया। वो रिटेलिएशन करना तो उन दोनों के अगेंस्ट था, पर आपने कर दिया पूरी दुनिया के अगेंस्ट। ये इसीलिए मेरा मानना है यहाँ पर ईरान गलती कर गया, मेरा मानना है, निजी मेरी बिलीव है कि दैट वाज अ मिस्टेक। और फिर वो एक्सेस ऑफ, अमेरिका ने गलती की कि नहीं, हमें ये बता दीजिए। सर मैं उसकी बात नहीं कर रहा सर। एक्सेस ऑफ आप बोलिए रेजिस्टेंस ना, बनाया, ये किया, वो इजराइल किया, ने गलती की आयतुल्लाह को मार करके? नहीं गलती की कि नहीं की, आप हमें ये बता दीजिए। क्या मारना जायज था? क्या 168 बच्चों को मारना जायज था? आप हमें बताइए। युद्ध में हर जगह नुकसान होता है, हर जगह नुकसान होता है, उस पर हम बात ही नहीं कर रहे। ठीक है, अरे ये कोई सवाल है क्या सर? बात तो ये है ना, सवाल ही नहीं है। अरे ये आप एक बात बताइए, अगर आप ये दुहाई दे रहे हैं तो इसका मतलब युद्ध में केवल ईरान को नुकसान हुआ और इजराइल में कोई नुकसान? वहां बच्चे नहीं मरे, वहां बच्चे नहीं मरे, वहां बच्चे नहीं मरे, वहां आम लोग नहीं मरे, महिलाएं नहीं मरी, कहाँ? इजराइल में नहीं मरी। नहीं उसको कंडम किया। बस तो लीजिए, यहाँ हम लोग भी कर दे रहे हैं। अगर कंडम करने से ही बात बन जाती कर दिया। अरे इससे साथ जाने वापस आ जाएंगी क्या? क्या बातें कर रहे हैं आप? मैं वोरा साहब यहाँ कंडम भी कर दे तो क्या वापस आ जाएंगी वो जाने? बन गई। मत कीजिए सर, रहने दीजिए। मैं ये समझना चाह रही हूँ करके आप तो समर्थक बन गई। किसके समर्थक? मतलब आप ये चाह रहे हैं मैं ईरान के पक्ष में बोलूं? वोरा जी को, अरे ठीक है सर, दीपक जी को बोलने दीजिए ना। बोल लिया सर। आप अगर मुद्दे से भटकाएंगे तो मुद्दे पर लाना मेरा काम है। अरे यहाँ वोरा जी को युद्ध में हमें नुकसान जवाब तो सबको होता है, सुनिए। जाने वोरा सबकी जी को जाती हैं। बहुत ऐसा नहीं है बड़े कि जो आदमी ईरान में बहुत मर रहा है उसी के लिए हम आंसू बहाएं और इजराइल में जो मर रहा है उसके लिए हम आंसू ना बहाएं। आप ये कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकती, और कोई भी जो सही चश्मा लगाकर देख रहा होगा वो ये नहीं कर सकता। इसलिए मैं जरा बदलती हूँ सर। अमेरिका ने सही किया, ठीक है दानवीर जी, अरे आपके सवाल का जवाब लेने नहीं बैठे और ना आपके सवाल का जवाब देना पूरा पैनल बैठा है। दानवीर साहब, मतलब सर मुझे ये बताइए, जी इसमें ये दिख रहा है, देखिए भाई, कि सबका अपना फायदा है। ट्रंप की तरफ अगर हम देखें तो भाई उनकी जो पूरे परिवार की जो स्थिति है, करीब 19,000 करोड़ रुपए की तगड़ी उनकी कमाई हो गई। रॉयटर्स की खबरें छपी तो कुल मिला के वो कभी कह देते हैं शेयर बाजार का प्रॉफिट हो जाता है कि भाई सीज फायर हो गया, नहीं अब तो खत्म हो गया, नहीं अब हो गया, नहीं अब खत्म हो गया, तो वो तो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। तो ये अमेरिका का तो यहाँ पर दिख रहा है कि हो सकता है कोई फायदा हो। अगर ईरान इस युद्ध में आग में घी डालने का काम कर रहा है और ईरान ने अगर ये 3 जहाज गिरा जिन पर हमला कर दिया और एक बार फिर से इसको भड़का दिया, तो ईरान क्या चाहता है? देखिए, ईरान तो ये चाहता है कि वो अपना डोमिनेंस चाहता है पूरे इलाके में, और वो डोमिनेंस तभी होगा जब वो सुपर पावर को
चैलेंज करेगा, उसका जितना भी नुकसान हो जाए, लेकिन जब वो चैलेंज करता है तो उसकी जो लोकल रेटिंग है वो बढ़ जाती है। और पूरा अरे सर, अरब सुपर पावर ममालिक से जो डर है भी तो लगता है, मतलब ईरान बिल्कुल नहीं डर रहा है, उसको लग रहा है तुम कुछ कर ही नहीं पाओगे। वो सब जिहादी हैं, वो तो फटने के लिए तैयार हैं, उनके हाँ। तो सोच ऐसी है, आपको ये समझना चाहिए। वो तो आए ही मरने के हथियार लिए डाल यहाँ पर, दें, उसकी तो झुक जिंदगी जाए उधर है, जालिम के आगे, वो तो जन्नत जालिम के आगे झुक आदमी है, जाएं, उसको छोड़ दीजिए आप। हाथ जोड़ लें, उसकी क्या करें। आपको उसकी सोच समझनी होगी, वो तो तबाह होने के लिए आया है, लेकिन वो आपको भी तबाह कर देगा। वो ये मैसेज देना चाह रहा है कि देखिए हमने तो कफन बांधा हुआ है और हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तो वो एक अपना एक आतंक पूरे इलाके के अंदर फैलाना चाह रहा है, और उसमें अभी तक कामयाब रहा है। बाय द वे, मैं यहाँ पर अमेरिका ने 3 हिंदुस्तानी ईरान जहाज की पे ये बात हमला किया ईरान था। की बात यहाँ पर ये मैं रखूंगा कि वो अभी तक अपने मंसूबे में कामयाब हुआ है। और जहां तक ट्रम्प साहब का सवाल है, वो उन्होंने जनरलों की बात ढंग से नहीं सुनी। उन्होंने समय मांगा था कि हमें बहुत तैयारी की जरूरत है, और वो उससे पहले कूद पड़े, और पहले चरण में अमेरिका को मुंह की खानी पड़ी। ईरान भावी था, हाँ। लेकिन अब क्या दूसरे चरण में भी ऐसा ही अच्छा, होगा? ये जल्दी से बोरा साहब, एक छोटा सा रिएक्शन। अब क्या वापस से टेबल पर बैठ सकते हैं, और जो सीज फायर, अगर कोई संभावना आपको दिख रही है कि हो सकती है और होगी, तो क्या वो स्थायी हो सकती है? ये सब ऐसे ही चल रहा है सर? कोई भरोसा नहीं है, ये शैडो बॉक्सिंग हो रही थी, अब रियल बॉक्सिंग। अच्छा, युद्ध और तेज हो जाएगा? मेरा मानना है, क्योंकि दोनों साइड्स जो है, हाँ। कोई किसी पे भरोसा नहीं करता है। ठीक है, ट्रम्प ने बिना साफ भरोसे कह के दिया, तो ईरान आम सहमति बनी नहीं पाएगी। ठीक है, विजय सरदाना साहब भी कुछ कहना चाहते हैं। सर, अपनी आप बात रखिएगा, लेकिन मेरे कुछ इसमें ये भी मैं जानना चाह रही हूँ कि अब दुनिया में भी महंगाई, हम ये देखिए कि अब और बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ तो जो जिनको बैठकर एक टेबल पर बात करनी है, वहाँ कोई भरोसा ही नहीं कर पा रहा है, तो बातचीत कहाँ होगी? बातचीत नहीं होगी तो इन लोगों की वजह से पूरा विश्व जो है वो खमियाजा भुगत रहा है। तो मतलब ये अभी और हमें चुकाना होगा। देखिए, आप जंप बहुत जल्दी करते हैं कंक्लूजन पे। आप बहुत सारी बातें की, लेकिन उसका आर्ग्यूमेंट आपका आधा अधूरा रह गया। आपने कहा कि साहब ईरान ने हिजबुल्लाह और बाकी लोगों को क्यों समर्थन किया? अमेरिका ने पूरी दुनिया में 700 बेस क्यों बनाए? अब घर में रहो ना, पूरी दुनिया में हथियार क्यों फैलाए जा रहे? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका की मूर्खता से 8 मिलियन सिविलियन मर चुके हैं अलग अलग देशों में। तो अमेरिका आतंकवादी नहीं है जस्ट बिकॉज वो डेमोक्रेसी है, इलॉजिकल आर्ग्यूमेंट। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जब आप 700 बेस बनाते हो अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के लिए, तो क्या ईरान या भारत या चाइना या रशिया को हक नहीं है कि वो अपने स्ट्रेटेजिक बेसिस बनाए पूरी दुनिया में? पहली बात तो उनके स्ट्रेटेजिक बेस हिजबुल्लाह है, हुतीज है, इससे क्यों आप बना कर रहे हो? तीसरी बात, आपने कहा कि साहब हुर्मुज, मेरे को जब अपनी स्थिति इंप्रूव करनी है, सर आप आराम से बैठिए। कर्नल साहब, बहुत सुन लिया आपको। कर्नल साहब प्लीज क्वाइट, थोड़ा और सुनिए। प्लीज क्वाइट, आप तो गलत बोल रहे हैं। अरे भाई आप गलत नहीं बोलने देंगे। आपको आतंकवादियों के समर्थन में नहीं बोलने देंगे। मेरे पास फ्रीडम ऑफ हम नहीं एक्सप्रेशन सुनने है। देंगे। आप आतंकवादियों का समर्थन कर रहे हैं। आप एक रेगुलर फौजी बेसिस को आप आतंकवादी कर रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। आप क्या बोल रहे हैं? आप क्या बोल रहे हैं? आपको पता ही नहीं है आप क्या बोल रहे हैं। आतंकवाद की डेफिनेशन बताइए। ठीक है, अरे आतंकवाद दानवीर की जी बोलने डेफिनेशन दीजिए। बताइए। विजय जी, आतंकवाद की डेफिनेशन बताइए। आतंकवाद की डेफिनेशन बताइए। अरे यार, अगर आप definition चम्मच बताइए। इस्तेमाल करते हैं तो इसका विजय जी, वो कौन ये- सी मेटलर्जी का ठीक है। इस्तेमाल हुआ है वो बताइए। कौन सी प्रेस यूज हुई है वो बताइए। इसके अंदर कितना आयरन है, कितना एल्यूमिनियम है, आप ठीक है, विजय जी कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, ठीक है दानवीर जी, ठीक है। आपके पास आर्ग्यूमेंट नहीं है, जस्ट फॉर द सेक विजय ऑफ जी इट। अब कंप्लीट कीजिए। आपके पास है। देखिए, इनको चुप कराइए। हाँ, ठीक है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट बात क्या है, जहां तक बात है हुर्मुज की, हर देश में जियोपॉलिटिक्स में हर आदमी उस पोजीशन को आगे बढ़ाता है जहां उसकी पावर बढ़े। हुर्मुज इज ए स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथ ऑफ ईरान। आज तक 40 साल से आपने उसको कॉर्नर कर रखा है। उसको मौका मिला कि अब मैं भी दिखाता हूं मैं क्या कर सकता हूं, उसने हुर्मुज में पैर फंसा दिया। तो ये चीजें दिक्कत यहाँ ये है कि अब इन लोग जहाँ फंसे हैं, लेकिन हम भारतवासी या ऐसे और मुल्क जिनका इस युद्ध से कोई लेना देना नहीं है, वो भी तो फंसे हुए हैं। वो कैसे पार पाएंगे? उनके लिए चैलेंजेस बढ़ रहे हैं, उससे कैसे वो निकल पाएंगे? क्योंकि हम एक भरोसा हो जाता है, चलिए सीज फायर हो गया, शाम में पता चलता है सीज फायर खत्म हो गया, सुबह पता चलता है फिर सीज फायर हो गया। अरे इन सब चीजों से कैसे पार पाएंगे? ये बड़ा सवाल है और चिंता है ये। देखते रहिए गूंज।